हेलो बच्चों, 4.5 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी। ठीक है, उससे हमने जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए बस निकालना हमें अगर आ गया सेकंडज, तो हम उसकी मदद से ए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। इन्वर्स 1/, सारणी के और एडजॉइंट ए होता है, उससे वो एक्सरसाइज हो गई थी। उससे पिछली वाली भी हो गई थी, और ये वाली एक्सरसाइज भी अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना जो हमने सीखा है, ए इन्वर्स निकालना सीखा है, उसी की मदद से ये भी होनी है। बस ये थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे हम सारणिकों और अवयवों का अनुप्रयोग हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैखिक समीकरण जो होती हैं उनको हल करना सीखेंगे। दो चर वाली रैखिक समीकरण भी का निकाय जो एक्स वाई में दो समीकरण होती हैं, 2x + 2y = 3, 3x, उनको हल करना हमने सीखा था ना पहले पिछली क्लासेस में। लेकिन हम अब आव्यूह की विधि से और सारणिक की विधि से उसको हम हल करेंगे। दो चर वाली भी और तीन चर, मेथड एक ही है, दो वाली का भी और तीन वाली का भी। एक्स वाई जेड वाली तीन समीकरणें होंगी और एक्स वाई वाली दो ही समीकरणें होंगी। उनको हल करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने, लेकिन सारणिक विधि से निकालने। तो ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन सारणिक विधि से ही हल करोगे। किसी और मेथड से, पुराने मेथड से हल किया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें लेकिन जब तुम ए इन्वर्स, इस फॉर्मूले में इसमें ए इन्वर्स आता है, तो इसमें जब ए इन्वर्स तुम्हें निकालना होगा तो तुम इसमें कोई भी मेथड तुम लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वही पुराना वाला मेथड जो पिछली एक्सरसाइज में, पिछली चैप्टर में तुमने पढ़ा था, जो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगा होगा। ठीक है, आव्यूहों के जो रूपांतरण प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, ज़रूरी नहीं है उसी को लगाना है, तुम इससे कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसे सीखते हैं। सबसे पहले ये है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। ठीक है, सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग है। ठीक है, क्या अनुप्रयोग है? यहाँ एक ही अनुप्रयोग हम सीखेंगे। ठीक है, तुम्हारे और भी बहुत अनुप्रयोग होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक ही है। क्या? अवयवों के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। ये मैंने तुम्हें बता दिया रैखिक समीकरणों का निकाय क्या होता है, तो किस टाइप की रैखिक समीकरण। तो अवयवों का व्युत्क्रम भी हम पढ़ चुके हैं, तो सब कुछ हमें आता है। ठीक है, बस ये है कि स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। उसका सब कुछ पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से मानो रैखिक समीकरण मान लो मैं तीन चर वाली ले रहा हूँ। ठीक है ना, a1x b1y। अभी जो क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। = d1। ठीक है, एक रैखिक समीकरण है a2x। अब यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है? ये कोई संख्या है। जैसे मान लो 2x, b1 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, -3y + 5z। तो ये संख्याएं हैं, 2, 3, 4, ये 7, ऐसे -7, ये तो ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये इस तरीके से हैं। ये तो खाली क्योंकि अभी हम ये दे रहे हैं, व्यापक रूप से दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे संख्याएं नहीं लिख रहा हूँ। जब एग्जाम्पल आएंगे तो यहाँ पे संख्याएं आएंगी, a1 b1 c1 d1, ये संख्याएं होंगी। x y z ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें तीन समीकरण मिल जाएंगे। ये तीन वाला है ना, देखो एक्स वाई जेड है। जो दो वाला होगा उसमें दो ही समीकरण, एक्स वाई होगा तो समीकरण भी दो ही मिलेंगे, लेकिन मेथड सेम ऐसा ही होगा उसका भी। ठीक है, तीन वाला समझ में आ जाएगा तो दो वाला खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है बच्चों। इसमें रैखिक समीकरणों के निकाय का हल मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है तुम्हें। तो इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि तुम्हें समीकरण, तीनों समीकरणों को इस रूप में लिखना है। अब ये क्या रूप हुआ? ये रूप ये हुआ कि सबसे पहले x वाला लिखना है बाईं तरफ, फिर लिखना है y वाला लिखना है, फिर कौन सा वाला लिखना है? z वाला लिखना है। और जो अचर पद अकेला होता है उसको कौन सी साइड लिखना है? दाईं तरफ लिखना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि 2y + 5z - 3x ऐसे लिख रहे हो, और साथ में, या फिर तुमने x y z तो सही लिख लिए, 2x + 3y - 5z, लेकिन +7 = 0, और उधर 0 रखा हुआ और 7 को इधर ला के। तो ध्यान रखना कि x y z वाले ही लिखने हैं बाईं तरफ, और क्रम से लिखने हैं, और दूसरा जो भी अचर पद होगा अकेला वो दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a1 b1 c1 ये क्या है? x y z के गुणांक हैं। ऐसी a2 b2 c2 भी x y z के गुणांक है, और ये भी x y z के गुणांक हैं, और ये अचर पद हैं d1 d2 d3। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ये समीकरण तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, इस रूप में तुम लिख लोगे। अगर क्वेश्चन में पहले से लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम लिखोगे। ठीक है ना, अगर कोई कभी कभी कोई टर्म गायब भी होता है, मान लो जैसे समीकरण में केवल लिखा है 2y + 3z = 5, तो x का लिखा ही नहीं, तो तुम्हें खुद से लिखना है कि x का नहीं है, इसका मतलब कितना गुणांक रहा होगा उसका? 0 × x, तब वहाँ पे तुम्हें 0 लिख देना है। ठीक है, 0 × x लिखना है, तो छोड़ना नहीं है कोई भी गुणांक, लिखना ज़रूर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। मान लीजिए अब तुम्हें क्या करनी है, अब तुम्हें यहाँ पे
अब आव्यूह बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। आव्यूह और सारणिक दोनों का प्रयोग होगा ना, ठीक है। अब तुम्हें आव्यूह बनाने शुरू करने हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बनता है, यही नाम देने जो मैं नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले बनता है एक आव्यूह ए। ये आव्यूह जो ए बनता है ना, ये हमेशा बनता है एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनसे ये आव्यूह ए बनाया जाता है। तो तुम एक्स वाई जेड के गुणांकों को लोगे और ये आव्यूह बनाओगे। तो ये एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं? A1 B1 C1, चिन्ह के सहित लोगे, अगर चिन्ह होगा कोई भी तो A1 B1 C1, ठीक है। और A2 मान लो A1 -2 है तो -2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन भी अभी करेंगे तो और ज़्यादा समझ में ये आ जाएगा। ये A3, तो मैंने ये गुणांक क्रम से इसी क्रम में लिखने हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारणिक ए आव्यूह ए आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमें एक आव्यूह और बनाना है, ठीक है। वो आव्यूह होगा एक्स आव्यूह, ठीक है। एक आव्यूह एक्स भी मानना है हमने अपनी ओर से। तो वो कैसा आव्यूह मानेंगे? वो मानेंगे एक्स वाई जेड जो हमें निकालने हैं उनका, और ये एक आव्यूह होगा स्तंभ आव्यूह होगा। तुम स्तंभ आव्यूह जानते हो ना, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो ऐसे स्तंभ में लिखना, तुमने गलती से पंक्ति में लिख दिया ना तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं निकलेगा। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से तुमने इसको लिख लेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो A1 B1 C1 ये सब हो गया। A2 B2 C2 A3, इनका A बन गया। ये जो एक्स वाई जेड है इनका एक्स बन गया एक आव्यूह। नाम इसको एक्स ही देना, इसको ए ही देना, ठीक है ना। एक ही नाम देते रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद एक बस तीसरा आव्यूह और बनाना है। अब तुम्हें पता ही चल रहा होगा किसका बनाना चाहिए, जो छूट गया क्या, D1 D2 D3। तो इसका एक आव्यूह और बनता है B, ठीक है ना। और वो बनता है, वो भी स्तंभ आव्यूह ही बनाते हैं, D1 D2 और D3, ठीक है। D1 D2 और D3। तो बस ये समझ जाओ कि एक आव्यूह ए बनाते हैं जो एक्स वाई जेड के गुणांकों का इसी क्रम में। एक एक्स बनता है जिसमें एक्स वाई जेड लिखते हैं, यही हमें निकालने भी होते हैं। और बी होता है D1 D। ये सब मान तो हमें पता होंगे ना, 2 3 -7 -8 जो भी दिया होगा। ये भी -1 2, ये एक्स वाई जेड हमें पता नहीं रहता, ये हमें निकालने होते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको सीधा मैं तुम्हें फार्मूला बताऊंगा कि तुम्हें एक्स वाई जेड के मान निकालने कैसे हैं। तो इसमें जो फार्मूला होता है एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए, ये सब याद रख लेंगे, याद हो जाएगा ये तो जब तुम क्वेश्चन करोगे। तो x = A इन्वर्स B, ठीक है। x = बहुत आसान है, तुम्हें x का ही तो मान निकालना है ना। x = है A इन्वर्स B, मतलब तुम्हें क्या करना है, जो ये सारणिक A मिली थी ना ये, ठीक है, इसका क्या निकाल देना, इन्वर्स, इसका व्युत्क्रम निकाल देना। A का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम निकालना तुमने सीख रखा है ना। व्युत्क्रम निकालना तो पिछले चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया, A इन्वर्स। और जो व्युत्क्रम आएगा उसकी गुणा किससे कर देनी है, B से, बस। उसके बाद क्या है, एक्स वाई जेड निकलेगा कैसे, जब A इन्वर्स की B से गुणा कर दोगे ना, तो जो हमें नया आव्यूह मिलेगा, कुछ ऐसे स्तंभ आव्यूह मिलेगा हमें, कुछ ऐसे मिलेगा 2 5 7। तो हमें एक्स वाई जेड बराबर 2 5 7, तो एक्स का मान ऊपर वाला, वाई का मान बीच वाला और जेड का मान नीचे वाला। तो इस तरीके से आंसर ईजीली आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, केवल ये तुम्हें आना चाहिए। ये सब पुराना पहले पढ़ा हुआ कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं इन्वर्स की बी से, ठीक है। इसमें बस एक थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस जो समीकरण का निकाय है, इसका हल या तो होता ही नहीं है। ऐसी भी समीकरण निकाय दे सकते हैं ना, या तो जिसका पूरा निश्चित हल हो, कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी का अनंत हल हो, बहुत ज़्यादा हल हो, कोई ऐसी हो सकती है जिसका हल संभव ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उस स्थिति में क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है कि ए क्या है, ए ये वाला आव्यूह देखो, ए क्या है, इसी ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए कैसा आव्यूह है, ए यदि क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय जानते हो ना, अर्थात क्या होगा, सारणिक ए का मान क्या होगा, 0 नहीं आएगा। मतलब 0 के अलावा कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा अगर आ गया, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात सारणिक ए का मान 0 -2 कुछ भी ऐसा आया, तो इसका मतलब है वो व्युत्क्रमणीय, उसका व्युत्क्रम हो सकता है। तो तब सीधा है कि x का मान यही होगा जो मैंने तुम्हें मेथड बताया, x = A इन्वर्स B, ठीक है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ये वाली चीज़ वैसे बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
तो केस 1 यही है नॉर्मल कि अगर व्युत्क्रम मतलब सारणी के का मान शून्य नहीं निकल, सबसे पहला काम तुमने हमेशा सारणी के का मान ही निकालना, सीधा तुम्हें ये ए इनवर्स बी वगैरह नहीं निकालना है पहले, क्योंकि तुम्हें पता है ना जब ए इनवर्स तुम निकालोगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, यानी सारणी के की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो सबसे पहले सारणी के निकालना तुम लोग, तो सारणी ए की मदद से हम चेक करेंगे कि वो उस अवयव का जो ये पूरी की पूरी समीकरण निकाय है इसका हल संभव है भी या नहीं है। तो अगर सारणी के का मान शून्य नहीं आता है अगर, तो वो व्युत्क्रम नहीं आ गया तब उसका व्युत्क्रम ऐसे ही निकाल दो, तब निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है केस 2। ठीक है, केस 2 है यदि, ठीक है ना, यदि ए कैसा अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब सारणी के का मान अगर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है ना, अगर तुमने उसको सारणी के निकाला तुरंत तुम्हारा क्या आ गया 0, तब उस केस में थोड़ा सा तुम्हें कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो ज़रा, उस केस में ये करना पड़ता है, उस केस में तुम्हें एडजॉइंट, वो भी अगर ऐसा हो गया ना तो भी तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना, एडजॉइंट ए इतना तो नहीं बढ़ता, अगर तुमने सारणी के का मान शून्य नहीं आया तब तो तुमने पूरा ए इनवर्स ही निकालना है, बढ़ता क्या काम देखा जाए तो थोड़ा सा कम ही होता है। तो यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो सारणी के का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, सारणी के का मान जैसे ही 0 आया तो अब हम सीधा ये करना शुरू नहीं करेंगे x बराबर ए इनवर्स, तब इसका मतलब हमारे मन में शंका होगा ही कि अब इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस स्थिति में जैसे ही 0 आया ये तुरंत तुम क्या करोगे, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए निकालोगे। ठीक है ना, ए का एडजॉइंट निकालोगे और उसकी गुणा किससे कर दोगे, बी से गुणा कर दोगे उसकी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यदि एडजॉइंट ए की गुणा, हम ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है इसलिए चिंता मत करो कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ये वाली कंडीशन ज़्यादातर तुम्हें बस x बराबर ए इनवर्स भी करके ये निकालना है। 1-2 क्वेश्चन में जहाँ पूछा रहेगा कि बताओ कि संगत है या असंगत है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में तुम्हें ऐसे ही करना है, x = ए इनवर्स बी। तो देखो ये यदि एडजॉइंट ए की गुणा हम बी से, मैंने बताया था बी से करेंगे, तो यदि बी से करते हैं और ये क्या होता है शून्य अवयव नहीं आता है, वो क्या है शून्य अवयव, ध्यान रखना शून्य अवयव, लेकिन ध्यान रखना इनकी गुणा करके शून्य अवयव नहीं आता है, तब कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तब कोई हल नहीं होता है। और क्या कहती है समीकरण निकाय असंगत कहलाती है, असंगत बोल देते हैं इसे, असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत है जिसका कि कोई हल नहीं है, इस समीकरण निकाय का कोई हल निकल नहीं सकता। क्या बोला मैंने, एडजॉइंट ए के अगर सारणी के, ये उस केस में करना अगर सारणी के का मान शून्य आ गया, तब हमारे मन में कन्फ्यूजन हो गया कि अब इसका मान कैसे निकलेगा। कि सारणी के का मान शून्य होगा तो एडजॉइंट ए की बी से गुणा करते हैं और वो शून्य नहीं आता है तो अब इसका कोई हल नहीं होता, समीकरण निकाय को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, असंगत, ध्यान रखना असंगत सब। ठीक है, आगे पूछेंगे तुमसे, तो ये वाला केस ज़्यादातर आता है। ठीक है ना, इन दो में से जो मैं दूसरा केस और एक बता रहा हूँ, या इस, और यदि दूसरा तुम्हें पता ही चल रहा होगा क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ जाए, अभी बोला था कि शून्य अवयव नहीं आता, लेकिन अगर शून्य अवयव आ जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं कह सकते, तब निकाय, ठीक है ना, तब बहुत तब और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तब निकाय संगत या असंगत होगी, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई हल
नहीं होगा। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए एडजॉइंट ए इंटू बी का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब निकाय के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि निकाय के इस केस में क्या होता है, या तो अनंत हल होते हैं, मतलब अनंत हल का मतलब है वो संगत हो गया, और कोई हल नहीं होता मतलब असंगत। तो तुमने क्या क्या पढ़ा मैं फिर से बता दूँ। सबसे पहला केस फर्स्ट ये है कि यदि सारणी के का मान निकाला, वो -2, 3, 4, 5 कुछ भी आ गया, तब तो सीधा सीधा तुम मान निकालो, तब उस केस में उसका केवल एक हल होता है। ठीक है ना, एक हल होता है, एक हल निकलता है, x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 5, बस एक एक मान आएंगे सबके। तब वो सबसे सिंपल केस है सारणी के का मान शून्य ना हो तो। लेकिन अगर सारणी के का मान शून्य हो तो वहाँ पे दिक्कत हो, ध्यान रखना एक हल को बोलते हैं, मतलब हल निकलने का मतलब होता है संगत, संगत हल हो गया उसके। ठीक है ना, हल निकलने का मतलब है कि समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत कहलाती है, संगत। ठीक है ना, संगत का मतलब हो गया कि सारणी के का मान शून्य नहीं है। अब देखो, अगर एडजॉइंट ए, अगर सारणी के का मान शून्य आ गया, तब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की गुणा बी से करते हैं, और अगर 0 नहीं आया, ओ नहीं आया, शून्य आयु नहीं आया, तो उसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं का मतलब हमेशा असंगत होता है। ठीक है, समीकरण निकाय असंगत कहलाती है। लेकिन ये वाला देखो, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आया, सारणी के का मान शून्य नहीं है तो सीधा सीधा संगत है एक हल। सारणी के का मान शून्य तो है, लेकिन इसकी गुणा करके शून्य नहीं आ रहा है, तो असंगत कहलाती है। ठीक है, कोई हल नहीं होता। लेकिन अगर शून्य आ जाए, मतलब ये भी शून्य आए और ये भी शून्य आए, तब तो या तो संगत भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। अब मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे जो क्वेश्चंस है उसमें केवल 2 टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, और तुमसे जहाँ पे भी पूछा जाता है, जैसे तो जहाँ पे भी पूछा जाता है कि इस समीकरण निकाय को हल करो, तो ज़्यादातर यही है, x = a इनवर्स भी पहला ही केस है। ठीक है ना, सारणी के का मान शून्य है ही। लेकिन कई कई जगह पे पहले वाले क्वेश्चनों में तुमसे ये पूछा है कि बताओ ये संगत है या असंगत, तब तुम्हारे पास केवल ये 2 केस हैं। कौन सा, एक पहला वाला ये कि सारणी के का मान शून्य नहीं है, और दूसरा वाला केस कि सारणी के का मान शून्य तो है, ठीक है, और एडजॉइंट ए बी का मान शून्य नहीं आया, ये ऊपर वाला, तो निकाय असंगत। तो ये संगत और ये असंगत, ये तीसरा वाला ज़्यादातर आया ही नहीं है तुम्हारी एक्सरसाइज में कहीं पे भी। ठीक है, तो यही आया है, ये तो पहला वाला x = a इनवर्स बी, और ये दूसरा वाला कि एडजॉइंट ए बी के गुणा बी से करी तो शून्य नहीं आया, तो इसका कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। तो ये 2 भी तुम ध्यान रख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम इसके ज़रा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। उदाहरण 17 देख लेते हैं, उदाहरण 27 से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो यह निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए, ये देर का, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 3 चर वाली नहीं है, इसीलिए समीकरण भी 2 चर हैं इसमें, x और y z है ही नहीं, तो इसलिए समीकरण भी 2 ना हो के 3। लेकिन मेथड बच्चों सेम वही है जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम बता सकते हो मैंने क्या बताया था तुम्हें पीछे। मैंने बोला था सबसे पहले एक अवयव कौन सा लेते हैं, ए लेते हैं। ए में हम कौन से वाले अवयव रखते हैं इस, लेकिन मैं एक चीज़ और बताई थी उससे पहले, मैंने बोला था समीकरण सही रूप में होनी चाहिए। तो क्या ये सही रूप में है समीकरण? क्या रूप बताया था, x होना चाहिए, y होना चाहिए, z होना चाहिए इसी साइड, और जो अचर पद है वो दूसरी साइड होना चाहिए। यहाँ पे पहले x फिर y और फिर अचर पद, तो सेम सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और ये क्योंकि z वाली तो समीकरण ये है ही नहीं, तो वो मैंने तब बोला था कि शून्य लेना, अभी कहीं तुम यहाँ पे शून्य लेना मत शुरू कर देना। वो तब बोला था जब 3 समीकरण होते हैं उनमें z भी होता है, x y z, जब है ही नहीं इसमें तो तब नहीं लेना। ठीक है ना, वो उस केस में जब z कुछ हो या y कुछ हो और कुछ नहीं है, ठीक है, वो 3 समीकरण हो। तो अभी हम सीधा सीधा इसका आव्यूह बनाएंगे। ये आव्यूह क्या बताया था, इसके गुणांकों का आव्यूह बनता है ना x y के, तो क्या हो जाएगा 2, 5, 3 और 2, सिंपल है। ठीक है, सेम जैसे वहाँ पे क्या था, ये 2 वाले में भी ऐसे ही होता है। दूसरा हम अब क्या लेते हैं, दूसरा आव्यूह क्या बोला था मैंने, x लेना है ना। x क्या बताया था, ऐसे में स्तंभ आव्यूह लेते हैं ना, लेकिन क्या लेते थे, x y z लेते थे ना। यहाँ पे भी z लोगे नहीं, z क्यों लोगे जब यहाँ पे z है ही नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, कौन सा आव्यूह बताया था, b आव्यूह बताया था ना। तो b आव्यूह क्या बोला था, b आव्यूह मैंने बोला था इस तरीके से d1 d2, तो ये वाले एक साथ, लेकिन यहाँ पे भी 2 ही हैं तो ये 2 लेने। तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे 3 वालों में भी सेम ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था बच्चों, क्या करना है, सीधा इसमें x = a इनवर्स भी करके नहीं निकालना। सबसे पहला काम सारणी के a का मान चेक करते हैं, हमेशा a का सारणिक मान निकालो और देखो कहीं वो 0 तो नहीं आ रहा। 0 आएगा तो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है ना, और 0 नहीं आ रहा तो पहले देखो कि इसका मान तो हमें वैसे भी निकालना ही है a इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मान निकालो, कितना आया, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, तो कितना आया, -11। तो यानी कि सारणी के का मान 0
नहीं है। देखो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम का इसका अस्तित्व है और एक अद्वितीय हल इसका है, एकमात्र हल इसका है। तो इसलिए हम आराम से अब इसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या फार्मूला था, फार्मूला था x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, b की ज़रूरत है। तो b तो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है ए इन्वर्स की ज़रूरत। तो ए इन्वर्स की ज़रूरत, तो ए इन्वर्स निकालते कैसे हैं, ए इन्वर्स निकलता है 1 सारणी के और इंटू एडजॉइंट ए। तो इस सारणी के तो हमने शुरू में ही निकाल दी, इसका मतलब हमारे पास केवल क्या बचा है, एडजॉइंट ए निकालना। तो हमने एडजॉइंट ए पहले बहुत बार पढ़ लिया, बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो एडजॉइंट ए हम यहाँ से निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ए के लिए पहले क्या निकलता है, इसके सेकंड ए निकलते हैं ना, ठीक है। तो ए के सेकंड, ठीक है, ए के सेकंड 4 सेकंड निकलेंगे ना, 2 का सेकंड देखो ऐसे करो ऐसे करो, क्या है 2। तो इसको क्या नाम देंगे, A11 बराबर कितना है 2। चिन्ह भी देखते हैं, इसका चिन्ह प्लस ही होता है। नेक्स्ट है इसका, देखो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो तो कितना है इसका 3, लेकिन किसका 3, प्लस माइनस, तो -3। A12 कितना आ गया -3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है A21 कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो कितना, प्लस माइनस, तो -5। ये सब तुमने पहले कर रखा है इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A22 बराबर कितना, प्लस का 2, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, ए के सेकंडों से बना, सेकंडों से, ये सब पुराना है, ए के सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंडों से बना आव्यूह बना लो, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं इस बार, 2 -3 -5 और 2, ठीक है। लेकिन जो सेकंडज आव्यूह होता है एडजॉइंट ए, वो कैसे निकलता है, वो इसका क्या निकालना पड़ता है, परिवर्त। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए के सेकंडों से बने आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। तो इसका परिवर्त निकालो, कितना हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। मैंने पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिया, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दिया, तो ये हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ए निकल गया, तो हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं आराम से। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स, क्योंकि x बराबर निकालना है हमें, तो ए इन्वर्स की गुणा b से करनी है ना, b तो हमें पता ही है, ए इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स हो जाएगा 1 सारणिक ए, ठीक है ना, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, 1 सारणिक ए। सारणिक ए का मान कितना है -11, और एडजॉइंट ए कितना आया था 2 -5 -3 2। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें थोड़ा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी इस तरीके से चीज़ आती है ना, जैसे ए इन्वर्स बराबर इतना आ गया, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। वैसे तो तुम्हें पता है कि तुमसे खाली ए इन्वर्स पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में, तुम्हें ये करना था कि -11 से पूरी समीकरण में, पूरे इसमें अवयव में भाग देते ना, मतलब -2/11, 5/11, -3/11, 2 बटे, ठीक है, ऐसे कर लोगे, ठीक है, ऐसे ही करना है, वही आंसर है। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारी कैलकुलेशन कम करने के लिए, अभी क्योंकि तुम्हें इसी ए इन्वर्स की गुणा किससे करनी है, बी से भी करनी है, इसी ए इन्वर्स की गुणा एक्स का मान निकालने के लिए। तो अगर तुम इसकी गुणा अंदर कर दोगे, उसका जब उससे गुणा करोगे तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि जब भी ए इन्वर्स की गुणा बी से करें तो क्या करना है तुम्हें, इसमें पहले इसकी गुणा अभी मत करो अंदर, बाद में कर देना। इसको इन्वर्स को ऐसे ही रहने दो। कभी तुमसे इन्वर्स निकालने के लिए स्पेशली पूछा जाता तब तो तुम गुणा करोगे ही करोगे अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आव्यूह तब तक ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी तो तुम्हें ए इन्वर्स की गुणा बी से भी करनी है ना, तो सोचो कि 2 की गुणा करनी है, -5 की गुणा करनी है, तो वो आसान है ना। लेकिन अगर तुम 2/11 की गुणा करोगे वो थोड़ा दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है ना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी इसकी गुणा मत करना, ए इन्वर्स को ऐसा ही लिख देना, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। अब हमें ए इन्वर्स भी मिल गया, बी भी पता है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, अब फार्मूला लगा लो, एक्स इक्वल टू कितना होता है ए इन्वर्स बी, ठीक है। ए इन्वर्स का मान अभी निकाला था हमने, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जिस रूप में मैंने तुम्हें बोला है उसी रूप में उसको रहने देना, ठीक है ना, बटे -11, और ए इन्वर्स का मान क्या निकला था 2 -5 -3 और 2
बी का मान कितना है, बी का मान जो दाईं तरफ हमने जो बनाया था उसकी मदद से 1 और 7, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि तुम इसकी गुणा इससे कर दो, इसको बाद में कर देना इसका, ठीक है ना। इसकी गुणा इससे करनी है, सावधानी से गुणा कर दो जैसे करते ही हैं। पंक्ति की स्तंभ से करेंगे पहले, ठीक है। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर दो, ठीक है। 2 की गुणा 1 से कितना, 2 प्लस आता है ना, ठीक है ना। -5 की गुणा 7 से, 7 पंजे 35, ठीक है। ये हो गया। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा स्तंभ तो है ही नहीं, इसका मतलब ख़त्म हो गया ये। पहली पंक्ति में एक ही अवयव था, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति नीचे पहुँचेंगे, दूसरे से करेंगे। -3 की गुणा 1 से कितना, -3 और प्लस 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करो, कितना हो जाएगा, 35 में से 2 गया, कितना हो गया, -33, 14 में से 3 गया, कितना हो गया, +11, ठीक है, x का मान। अब हम क्या कर सकते हैं, -11 से यहाँ भाग, और यहाँ पे साथ साथ में x की वैल्यू अब रख भी दो, जो क्या हमने शुरू में क्या माना था, x क्या था, xy। अब कर दो भाग, -11 से 33 को भाग करोगे कितना हो जाएगा, 3, और -11 से 11 को कितना हो जाएगा, अच्छा। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो x का मान कितना हो गया, 3, y का मान कितना आ गया, -1। तो x का मान कितना हो गया, 3 आ गया, और y का मान कितना हो गया, -1। तो समझ में आ गया होगा सबको। सेम ऐसा ही किस में करना है, 3 वाले में भी ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें इन्वर्स निकालना सिखाई रखा था, सेम ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट उदाहरण 28 है, निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये 3 वाला है, तुम्हें दिख रहा होगा सेम। और देखो वैसे ही x y z पहले इधर लिखना है, x y z एक क्रम सही है और अचर पद उधर ही है, ठीक है। सेम वही, मैं इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको वैसे तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी मुझे इसे कराने की, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा बस बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे a का मान कितना आएगा, एक पहला अभी a बनाते हैं ना, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। इस बार माइनस भी है ना, 3, दूसरा कितना होगा, माइनस भी लेना है, -2 3, ठीक है, 2 2 1 -1 जेड का गुणांक कितना होगा, -1 होगा ना। ऐसे यहाँ पे 4 -3 और 2, तो ये 4 -3 और 2 ये हो गया। अब x दूसरा हम जो बनाते थे वो आव्यूह क्या बनाते थे, x तो क्या बताया था मैंने, x y और z, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था आव्यूह क्या बनाते हैं, b बनाते हैं ना। तो b क्या बताया था, b कितना मानेंगे, b हो जाएगा ये 8 1 और 4, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, 8 1 और 4, 8 1 और 4 हो गया। बस अब हम क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने बोला था सबसे पहले a का सारणिक निकालते हैं, देखते हैं कि 0 तो नहीं आ रहा, कहीं 0 आया था तो गड़बड़ होती है, ठीक है ना। 0 नहीं आ रहा था, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a का सारणिक मान निकाल लो, मैं नहीं निकालने वाला हूँ यहाँ पर। सारणिक मान निकाल के पक गया हूँ मैं, तुम लोगों ने बहुत सारणिक मान निकाल दिए होंगे, बल्कि मैं नहीं, तुम लोग पक गए होंगे सारणिक मान निकाल के, तो इसलिए तुम्हें रट गया होगा सारणिक मान कैसे निकालते हैं। तो सारणिक मान इसका निकाला तो कितना आया, -17, ठीक है। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश तुम प्रसार कर देना सीधा, ठीक है। कोई गुणधर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर देना। तो -17 आया, 0 तो नहीं आया ना, ठीक है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब a व्युत्क्रम नहीं है, इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, a के क्या निकालते हैं इसके बाद, सहखंड, क्योंकि हमें एडजॉइंट a निकालना है ना, a के सहखंड, ठीक है। तो a के सहखंड निकालो, तो सहखंड निकालना भी बता रखा है अब अच्छे से तुम्हें कई बार। a के सहखंड क्या होता है, ये पहला वाला a11 निकालना, तो कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और चिन्ह भी देख लेंगे, प्लस चिन्ह है ना, ऐसे ऐसे क्या, उसके बाद 2 एकम 2 2 -3 एकम 3, -3 गुणा -1, 2 एकम 2 2 -3, तो कितना हो गया, -1, और साथ में चिन्ह क्या, प्लस का, तो प्लस और -1 कितना, और -1 हो गया। तो ऐसे ही तुम निकाल लोगे, बहुत तुम निकाल चुके हो इसको, तो मैंने एक तुम्हें खुद से बता दिया है, तो मेरे ख्याल से आराम से तुम निकाल सकते हो। एक सेकंड निकालेंगे तो हम एक लाइन से, कोशिश ये किया करो कि ऐसे करके इनको लिख लिया करो, A11 करो। लेकिन अगर जगह नहीं है पेज में, इतना वो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, तो इसलिए हो सकता है जगह ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसे 3 करके ही लिखोगे, तब तुम लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज़रा ढंग से रखना जब वैल्यू रखते हो तुम, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मान इसके सबके जो सेकंड है, माइनस का ध्यान बिल्कुल रखना, तुम चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस माइनस जो भी है जहाँ पे,
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई सारे। A31 -1, A32 9 और A33 ठीक है 7। ये हो गया ठीक है। ए के सेकंड आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए के सेकंडों से बना अवयव। सब पुराना ही है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा स्पीड से ही कर रहा हूँ इसे। ए के सेकंडों से बना अवयव -1 -8 -10 ठीक है ना। ये सब पहले कर रखा। मुझे केवल तुमको ये बताना था कि x = A इनवर्स B, ये वाली चीज़ मुझे नहीं बतानी थी। और कैसे इनको AX और B को लिखते हैं, बस बाकी सब चीज़ें पुरानी हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए के सेकंडों से बने अवयव का परिवर्त ठीक है। तो इसका परिवर्त लिख लो। पंक्ति को स्तंभ में बदल देता हूँ मैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिखा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ लिखा और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिखा। तो ये एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स कितना होता है, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सारणी के की वैल्यू भी रख दूँ मैं, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे 1 फार्मूला लिखना ही था। तो ए इनवर्स = 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। ये तो फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दी। सारणी के का मान कितना था, -17 ठीक है ना। सारणी के का मान -17। तो अब मैंने बोला कि गुणा मत करो, -17 के अंदर हर एक अवयव से भाग मत दो अभी, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी बाद में फिर ठीक है। तो अभी हमें ए इनवर्स की, क्योंकि x का मान निकालने के लिए ए इनवर्स की गुणा b से करनी है ना, तो इसलिए अभी मत करो इस काम को ठीक है ना। x = A इनवर्स b है ना, तो अभी ऐसा करो, ए इनवर्स का मान ऐसे ही रख दो, वही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है कैलकुलेशन के लिए। -8 -6 -10 1 7 और b का मान कितना था, b का मान था 8 1 4। तो यहाँ पे तुम इसकी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो एक अवयव मिलेगा, दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करोगे, पहले स्तंभ से करोगे तो एक और अवयव मिल जाएगा, और इसकी इससे करोगे तो एक और अवयव मिल जाएगा। फिर -17 के अंदर क्या कर लोगे, भाग दे दोगे ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी मैं कर लेता हूँ। कैलकुलेशन करके -17 -34 -51 आ गया। अब मैंने बोला -17 से अब भाग दो, अब तुम्हारे लिए फ़ायदा है। 17 के हम 17, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51, माइनस माइनस का सारे प्लस हो जाएंगे ठीक है। तो अब यहाँ पे आराम से तुम देखोगे x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 2 और z की वैल्यू कितनी आई 3 ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह तुम्हें आ ही जाएंगी, बस मुझे केवल मेथड बताना था तुम्हें। बच्चों इसका लास्ट उदाहरण है ये, उदाहरण 29 इस एक्सरसाइज से पहले का ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बस ये है कि तुम्हें समीकरणें भी नहीं दे रखी हैं। समीकरणें भी तुम्हें पहले 3 समीकरणें तुम्हें खुद बनाती हैं। 3 संख्याओं का योग लिखा ना, इसका मतलब कितनी संख्याएं, 3 है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा समीकरणें भी 3 है। तो कुल मिला के इसमें ये है बस कि समीकरणें भी खुद बनानी है। उसका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी करने वाला नहीं हूँ, केवल समीकरणें बना के तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तो तुम खुद ही बना लोगे, इतने समझदार तो तुम हो ही ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना ठीक है ना, इसका हल है माना 3 संख्याएं कितनी हैं, माना 3 संख्याएं x y तथा z हैं ठीक है ना। x y तथा z हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी को यहाँ पहली दूसरी तीसरी की बात की है ना, तो तीसरी z है, दूसरी y और x है। तो अब समीकरण बनाते हैं जरा ठीक है। देखो पढ़ो, सबसे पहले तो यही पढ़ो, 3 संख्याओं का योग 6 है। तो पहली समीकरण बन गई x + y + z = कितना हो गया 6। पहली समीकरण ये हो गई ठीक है ना। दूसरा उस रूप में भी लिखने की कोशिश करना जो मैंने तुम्हें बताया था, पहले x फिर y फिर z और फिर अचर पद ठीक है। दूसरी समीकरण देखते हैं, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। यदि हम तीसरी कौन सी है, ये है ना, तीसरी को 3 से गुणा करके, यदि हम क्या तीसरी को 3 से गुणा करके और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या कौन सी है y, तीसरी संख्या को अगर हम 3 से गुणा करके ठीक है, तीसरी संख्या को 3 से, तीसरी z को 3 से गुणा करके हम दूसरी संख्या मतलब y में जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, = 11। ये हो गया, ये हो तो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सही रूप में लिखेंगे। बस ये जो
समीकरण हम दो अभी नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है ना। इसको सही रूप में, क्या सही रूप बताया था कि एक्स वाई जेड में, तो पहले एक्स दिख रहा है यहाँ पे, एक्स है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, एक्स नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिखोगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, 1 इंटू वाई है, 1 इंटू जेड, इनके गुणांक 1 1 1 है। एक्स दिख ही नहीं रहा तो उसका गुणांक 0 है। फिर कौन सा वाला लिखेंगे, वाई, वाई का गुणांक 1 है। और फिर कौन सा लिखेंगे, जेड इक्वल टू 11। अब ये सही रूप आ गया, तो अभी समीकरण 2 मैंने ये लिख दिया इसको, इसी वाले को मैंने चेंज किया ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी, 3 समीकरण चाहिए थी ना। तीसरी, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी क्या है, पहली एक्स है, तीसरी जेड है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। दूसरी मतलब वाई का दुगना, 2y हो गया। लेकिन इसको सही रूप में लिखना कैसे, पहले x लिखना है तो x हो गया, y को भी इधर ही लाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया, -2y हो गया। और z लिखेंगे, और जब यहाँ y इधर चलाया तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्या होगा, समीकरण 3। अब ये नॉर्मल वैसा क्वेश्चन तुम्हारा बन गया है। इसमें पहले सारणी की ए बी एक्स वगैरह निकाल के सारणी के का मान निकाल के इस क्वेश्चन को करोगे। बच्चों अब तुम इसकी पूरी प्रश्नावली 4.6 ये पूरी की पूरी हल करोगे। कोई अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको कराने की ज़रूरत है, सारे इस पे ही बेस्ड हैं। थोड़ा सा बस समझा देता हूँ। ये दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक, मान लीजिए 1 से और 6 तक ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ तक निकायों का संगत या असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब इनके हल निकालने नहीं है, एक्स का मान, एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए नहीं पूछा है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो तुम्हारी मर्जी है, तुम निकालना, केवल प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहते हो, ऐसा कोई करेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो निकालने के लिए अभी आगे हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है, तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं, अपना काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम्हें 1 से 6 तक के क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के मान नहीं निकालने हैं, केवल ये बताना है कि समीकरण निकायों का असंगत है या संगत है। तो क्या करना है, इसमें कुल मिला के जो ए तुम बनाओगे, ए इसके गुणांकों से, तो सारणिक ए निकालना है। सारणिक ए का मान 0 आता है, 0 नहीं आता है, सारणिक ए का मान 0 नहीं आता। इसका मतलब है कि वो समीकरण निकाय कैसा है, संगत है, उसका एक ही हल है, अद्वितीय हल है। लेकिन अगर सारणी के का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, उस केस में तुम क्या निकालोगे, तब तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस केस में तुम एडजॉइंट ए निकालोगे फिर, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकाल के उसकी गुणा बी से करोगे, तो वो क्या आना चाहिए, वो 0 आएगा। नहीं तो नॉर्मली वो 0 नहीं आएगा, वो जो 1-2 केस तुम्हें मिलेंगे उनमें 0 नहीं आएगा। तब तुम बोलोगे कि समीकरण निकाय क्या है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। बस यही 2 केस होने वाले हैं, या तो सारणी के ए का मान 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, तब तो तुम सीधा बोल दोगे कि संगत है, द्वितीय हल है। और अगर सारणी के ए का मान 0 आ गया, तो उस केस में तुम एडजॉइंट ए निकाल के और उसकी गुणा बी से करोगे, तो वो 0 आव्यूह नहीं आने वाला, नहीं आएगा पक्का, ठीक है। तब तुम बोलोगे कि ये असंगत है, समीकरण निकाय असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। बस यही है 1 से लेकर 6 तक। फिर है 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करना, देख लो सबके सब कर लोगे। बस उसी रूप में एक्स वाई उस रूप में सब हैं, ठीक है ना, एक्स वाई सब उसी रूप में, एक्स वाई जेड। ये वाला देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रूप, इसमें एक्स नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि एक्स ऊपर तो एक्स हैं, लेकिन ठीक है ऊपर एक्स हैं, इसका मतलब है तुम्हें क्या करना है, इसमें एक्स नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख देना है, ठीक है ना। बस ये है, और तो सही है, इधर भी सही लग रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम करोगे। ऐसे ही नीचे भी हैं 13 और 14 क्वेश्चन भी है, देखते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी ठीक ही लग रहा है, एक्स वाई जेड, ये भी सही लग रहा है, एक्स वाई जेड सब ठीक लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको तुम आराम से, इनमें यानी कि व्युत्क्रम का अस्तित्व तो होगा इनमें पक्का, इसलिए उन्होंने दे रखे हैं हल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन करो। यदि ए बराबर इतना है तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, निकाल लोगे। ए दे रखा तो ए इन्वर्स निकालना तो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही रखा, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को निकाय को हल कीजिए। अब तुम बोलोगे कि अरे ये तो क्वेश्चन टफ सा आ गया, कुछ अलग सा आ गया। अलग कुछ नहीं आया, घुमा फिरा के बोल दिया। खुद ही सोचो, ज़रा दिमाग लड़ाओ। अगर इस समीकरण निकाय को तुम हल करते हो, अपना इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें अपनी ओर से एक सारणिक ए बनाना पड़ता है ना। तो वो ए कैसे बनाते हो, इसके वो लेते हो ना उसमें ए बनाने के लिए एक्स वाई जेड के गुणांक। तो क्या गुणांक है, 2 - 3 5, ध्यान से देखो यही आ रहा है, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। तो यही वाली ए जो तुम बनाते हो वो पहले ही उन्होंने बना के दे दिया ए का मान। तो वही तो ए इन्वर्स तो तुमने वैसे भी निकालना ही था, इसी का तो इन्वर्स निकालना था। तो इसलिए जो तुम ए मानते हो वो ए उन्होंने दे दिया, तो सेम वही हल है। लास्ट क्वेश्चन है ये, प्याज गेहूँ और चावल का मूल्य। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल का मूल्य कितना, 60 है। सस्ता है ना काफ़ी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तुम्हें उससे ज़्यादा मतलब नहीं कि सस्ता है महंगा,
ठीक है। 2 किलो प्याज 4 किलो इतने का 90, और तो इसका मतलब है तुम्हें 3 समीकरण पहले खुद से बनानी है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो तुम क्या मान लोगे, मानना कि प्याज का मूल्य प्रति केजी 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपये, गेहूँ का 1 किलो का y है, और चावल का 1 किलो का कितना है मूल्य कितना है z है। तो समीकरण कैसे बन जाएगी, 4x + 3y + 2z बराबर 60, ये पहली समीकरण। 2x + 4y + 6z = 90 दूसरी, और तीसरी 6x + 2y + 3z = 70। तो बस अब ये हो गया समीकरण, 3 समीकरण बन गए, इनको आव्यूह विधि से हल कर लेना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होमवर्क ये है कि प्रश्नावली 4.6 के सभी प्रश्न हल